लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 23A तक के प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया था। अब बचे हुए कुछ सेक्शंस हैं, इनको भी कवर कर ले रहे हैं जो दिया गया है जुरिडिक्शन और प्रोसीजर के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 24 से सेक्शन 29 तक के सेक्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 से। क्या कहते हैं सेक्शन 24? सेक्शन 24 बात कर रहा है मेंटेनेंस, पेंडिलिटी एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि ऐसा मेंटेनेंस या फिर ऐसा कोई खर्चा जो कब दिया जा रहा है, प्रोसीडिंग के टाइम, या फिर मान लीजिए कोई मुकदमा अगर है डिवोर्स का वो चल रहा है तो उसी के दौरान हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसी प्रोसीडिंग के दौरान, यानी कि प्रोसीडिंग भी ना रुके और मेंटेनेंस भी मिलता रहे जब तक प्रोसीडिंग ख़त्म ना हो। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। When any proceeding under this act, it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or support and the necessary expenses of the proceeding. It may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay the petitioner the expenses of the proceeding and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent, it may seem the court to be reasonable. क्या बताया जा रहा है कि पेंडिंग केस के दौरान या कोई पेंडेंसी है या कोई प्रोसीडिंग चल रही केस में, तो इसके दौरान अगर प्रोसीडिंग में हस्बैंड या फिर वाइफ के पास कोई सफिशिएंट इनकम नहीं है, मान लीजिए मुकदमा के लिए पैसा नहीं है या फिर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं है कि आपका मुकदमा भी चलाया जा सके और भी खर्चे को पूरा किया जाए, तो इस सिचुएशन में क्या है, कोर्ट कह रही है कि इन दिस सिचुएशन हस्बैंड या वाइफ में से एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। फाइल कौन करेगा? हस्बैंड या फिर वाइफ। किसके अगेंस्ट? एक दूसरे के। मान लीजिए एग्जांपल है कि वाइफ फाइल करती है डिवोर्स केस हस्बैंड के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड क्या है, अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं है उसके पास कुछ, तो अब यहाँ पे हस्बैंड क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा उस खर्चे के लिए। किससे मांगेगा? वाइफ से मांगेगा, कोर्ट की हेल्प से। कैसे हेल्प लेगा? एप्लीकेशन के थ्रू वाइफ से एक्सपेंस की डिमांड करेगा, कोर्ट से कहेगा कि हमको पैसा चाहिए, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास सफिशिएंट इनकम नहीं है कि हम अपना मुकदमा रन कर सकें। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ से एक्सपेंस लेगा। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की इनकम को चेक करेगी कि यहाँ पे क्या रीज़नेबल एक्सपेंस खर्चा करने के लिए इन लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट है भी क्या नहीं। वही जो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी खर्चा मांगने के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए, इसका डिस्पोजिशन 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि एप्लीकेशन का जो कमेंसमेंट है या एप्लीकेशन की सारी प्रक्रिया है वो 60 दिनों में यानी कि 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 24 का प्रोविज़न। अब देखते हैं सेक्शन 25 को, जो बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। क्या बताया जा रहा है इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको इसमें पूरा पैसा इकट्ठा एक ही बार में दे देना है, मतलब परमानेंट, फिर आपका कोई हिसाब नहीं, एक बार में आपने हिसाब पूरा चुट्टा कर दिया। इसका क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर और एप्लीकेशन और आफ्टर अंडर सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट टू हस्बैंड और वाइफ टू पे मेंटेनेंस। कोर्ट किसी मुकदमे की, जब किसी मुकदमा को लेकर किसी मान लीजिए ऑर्डर कुछ सुना रही है या फिर मुकदमा बीच में ही चल रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन 24 मेंटेनेंस, पेंडिलिटी एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, उसके बेसिस में हस्बैंड या वाइफ को कोर्ट एक ऑर्डर दे सकती है कि एप्लीकेशन के बेसिस में कि तुम इस पर्सन का खर्चा उठाओ। हस्बैंड से कह सकती है वाइफ का खर्चा उठाओ या वाइफ से कह सकती है तुम हस्बैंड का खर्चा उठाओ। ये बताए। अच्छा, ये खर्चा भी अब 3 तरीके से बांटा गया है। या तो आप एक बार में वन टाइम पूरा फुल सेटलमेंट कर लीजिए, या मंथली बेसिस में अगर देना चाहें एक महीने में हर महीना देते जाए, या फिर पीरियोडिकली कुछ टाइम पीरियड सेट कर लीजिए जैसे 6 महीने में। तो ये यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करे कि आपको टिल लाइफ पूरा सेटलमेंट या तो कर लीजिए या तो मंथली दीजिए। तो आपको जब तक दोनों में से कोई पार्टनर जिंदा है तब तक आपको पेमेंट करनी है ये। और साथ में यहाँ पे कोर्ट चेक करे कि हस्बैंड और वाइफ की कितनी इनकम है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, प्रोसीडिंग के दौरान बिहेवियर कैसा है, कैसा सिचुएशन है केस का, किस तरीके का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस भी तो नहीं है और कुछ क्रूअल्टी तो नहीं की है, क्या है इसमें, ये चेक करेगा। इसमें देखा जाएगा कि रिस्पोंडेंट जो है उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेसिस में भी चार्ज किया जा सकता है। मान लीजिए आपका खर्चा आप नहीं दे रहे हैं,
हस्बैंड वाइफ को खर्चा नहीं दे रहा तो वाइफ क्या करेगी, हस्बैंड की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उससे अपना खर्चा निकाल सकती है। तो क्लॉज 1 बात ये कर रहा है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, एनी चेंजेस इन द ऑर्डर बाय एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ हस्बैंड वाइफ देन कोर्ट में ऑर्डर टू वेरीफाई, टू मॉडिफाई और टू कैंसिल एनी ऑर्डर। मान लीजिए कोई चेंजेस या फिर कोई बदलाव लाना ऑर्डर में, पहले मान लीजिए कुछ गलत ऑर्डर कर दिया या आधा अधूरा कर लीजिए। मान लीजिए मेंटेनेंस की अमाउंट पहले 2000 रखी थी, बाद में और पैसे की ज़रूरत पड़ रही, वाइफ को 4000 करनी पड़ी, तो मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर में अपने चेंजेस कर सकती है, हस्बैंड का अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है, मेंटेनेंस बढ़ा सकती है, वो उसके बेसिस पे। ये क्लॉज 2 बता रहा है। सेक्शन 25 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है, क्लॉज 3 क्या ये कह रहा है, द कोर्ट ऑन हुम द ऑर्डर इज गिवन टू दैट पर्सन is remained, court on whom the order is given to that person is remarried. If wife or husband have done sexual intercourse, the court may vary modify the order. अब मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ ने मेंटेनेंस के बेसिस में ऑर्डर पास करवाया था, पिटिशन फाइल की गई थी कोर्ट में, दोनों में से किसी पार्टनर ने मान लीजिए शादी कर ली या किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन क्रिएट कर लिया, तो उस बेसिस में भी कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है, उसको बदल सकती है या कुछ उसमें चेंजेस ला सकती है कि हाँ अब इसमें ऐसे प्रोसीजर के बेसिस में आप यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये बताना चाह रहा है सेक्शन 25 कि आप यहाँ पे परमानेंट एलिमनी दे देनी है, मेंटेनेंस एक बार में आपको पूरा कवर अप कर लेना। आप देखते हैं सेक्शन 26 को। सेक्शन 26 बात कर रहा है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, यानी कि चिल्ड्रन जो होंगे, मान लीजिए कोई बर्थ दिया अगर वाइफ ने, तो उसमें जो उसके वाइफ के बच्चे होंगे वो उसकी कस्टडी कौन लेगा, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसके लिए भी प्रोविजन सेक्शन 26 में बताया गया। सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन बता रहा है कोर्ट टाइम टू टाइम में पास सच इंटरिम ऑर्डर और मेक लॉ according to the wish of the children for custody, maintenance and education of minor children. कोर्ट यहाँ पे समय समय में कुछ इंटरिम ऑर्डर करके या कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करके या कोई भी बदलाव लाके बच्चों की मर्ज़ी के बेसिस में कुछ कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास कर सकती कि जिससे कस्टडी किसके पास जाएगी बच्चे की वो तय की जाए, बच्चे को कितना मेंटेनेंस मिलेगा, अगर माइनर है बच्चा तो उसकी पढ़ाई का कौन खर्चा उठाएगा, कौन पैसा देगा, कौन सारी जिम्मेदारी उठाएगा। या फिर आफ्टर द फाइनल हियरिंग कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर प्रोविजन रिलेटिंग टू कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें ये बताया जा रहा है कि डिग्री इंटरिम ऑर्डर के, यानी कि कुछ स्पेसिफिक अभी फाइनल मुकदमा नहीं तय किया गया है, बीच में ही मामला भी फंसा है, तो उस समय भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है टाइम टू टाइम। या फिर मान लीजिए पूरी फाइनल डिग्री हो चुकी है आफ्टर फाइनल हियरिंग, यानी कि पूरा फैसला आ चुका है, उसके बाद कोर्ट को यहाँ पे पावर या अथॉरिटी दी गई कि यहाँ पे चाइल्ड रिलेटेड कस्टडी के मेंटेनेंस या फिर उनकी पढ़ाई से रिलेटेड के लिए प्रोविज़न या कोई स्पेसिफिक लॉज बनाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चेंजेस करके उसको सस्पेंड भी किया सकता है, उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है कोई लॉज को कस्टडी से रिलेटेड चिल्ड्रन के लिए। यहाँ पे एक बात और ज़रूरी बताई जा रही है कि एप्लीकेशन टू द मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चाइल्ड बी डिस्पोज विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अब यहाँ पे मान लीजिए कस्टडी हस्बैंड वाइफ की कोई इशू क्रिएट हुआ, वाइफ ने डिवोर्स फाइल किया, यहाँ पे वाइफ के बच्चे थे, वाइफ की यहाँ पे कस्टडी है, वाइफ यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि मुझे कस्टडी मिलनी चाहिए, बच्चे मेरे पास आएंगे, हस्बैंड इतना कैपेबल नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक रीज़न, तो यहाँ पे वाइफ अगर मान लीजिए बच्चे की कस्टडी लेना चाह रही है तो यहाँ पे वाइफ क्या करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी कि मुझे अपने बच्चे की कस्टडी दीजिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का डिस्पोजिशन है वो यहाँ पे 60 दिन के अंदर हो जाए, यानी कि जो उसका फैसला है, उस जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी वाइफ द्वारा, उसका निष्कर्ष या फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो 60 दिन के अंतराल आ जाना चाहिए। ये ऐसा कोर्ट कह रही है अपने प्रोविजन में। सेक्शन 26 की बात कर रहा है। अब देखते हैं सेक्शन 27 क्या कह रहा है। सेक्शन 27 बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन, ये प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी या कैसे मिलेगी किसको क्या। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोर्ट में मेक लॉ इन रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स जॉइंटली टू बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पे कोर्ट कुछ ऐसे लॉज भी बना सकती है जिसमें अगर मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ की कोई संपत्ति है जिसमें दोनों की हिस्सेदारी, मान लीजिए हस्बैंड का भी आधा हिस्सा है, वाइफ का भी आधा हिस्सा है,
तो अब यहाँ पे जॉइंटली है, आधा हिस्सा 50% हस्बैंड, आधा 50% वाइफ का है। तो इसमें क्या कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी या क्या डिस्पोजिशन के बेसिस में, क्या प्रॉपर्टी के प्रोविज़न में ये ऐसा क्या कर सकती है जिससे जो जॉइंट प्रॉपर्टी है इसका प्रॉपर कुछ रिजल्ट निकल सके। तो इससे स्पेसिफिक लॉज हम सेक्शन 27 के बेसिस में बना सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे कोर्ट डिस्पोज कर सकती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को। बढ़ते हैं सेक्शन 28 के बेसिस पे। सेक्शन 28 बात करता है अपील्स फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर्स। अब अपील वर्ड का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे पहले मुकदमा फाइल कर चुके हैं एक जगह, अब दूसरी जगह आप अपनी बात को रख रहे हैं। कहने का इतना सा मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपने मुकदमा फाइल किया है या फैमिली कोर्ट में मुकदमा फाइल किया है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई रिजल्ट आया है, हस्बैंड या वाइफ के किसी के अगेंस्ट आया, तो यहाँ पे जिसके अगेंस्ट जो ऑर्डर आया है वो पर्सन यहाँ पे हाई कोर्ट में हायर अथॉरिटी या हायर जुडिशियल बॉडी में जाके अपना केस फाइल कर सकता है, अपना अपील दे सकता है कोई भी डिग्री या फिर कोई भी ऑर्डर के बेसिस में। तो यहाँ पे वेयर अपील फ्रॉम फाइनल ऑर्डर लाइज बताया जा रहा है कि यहाँ पे अपील कहाँ जाएगी। सिंपल सी बात है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगी या फिर कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगी। सेक्शन 28 का क्लॉज 1 बता रहा है कि ऑल द डिग्रीज मेड बाय कोर्ट विल बी अपीलेबल। जो भी डिग्री कोर्ट में आ रही है यानी कि हाई कोर्ट में आ रही है वो सारी अपीलेबल है, वो वहाँ पे आ सकती है, उसको हाई कोर्ट लेगी। एनी डिग्री पास्ड इन हिंदू मैरिज एक्ट विल बी अपील अंडर CPC। कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है वो CPC के कानून से प्रोविजन से डील करेगा, उस बेसिस में अपील ली जाएगी। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अब डिवोर्स का कोई फाइनल ऑर्डर आया है तो उसके लिए अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी। ये यहाँ पे उसका जुरिडिक्शन है अपील का। सेक्शन 28 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है, ये बता रहा है ऑर्डर अंडर सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 जो हम अभी पढ़ के आए हैं। सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, सेक्शन 26 बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो ये दोनों प्रोविजन के बेसिस में अगर कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन में ऑर्डर करती है तो ये क्या बता रहा है, इट शैल बी अपीलेबल इफ दे आर नॉट इंटरिम ऑर्डर्स। द हिंदू मैरिज एक्ट विल अपील अंडर CPC। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर है जो परमानेंट एलिमनी के बेसिस में है या कस्टडी के बेसिस में है कि चाइल्ड कस्टडी कहाँ जाएगी, तो ये सारे इंटरिम ऑर्डर्स अगर वो नहीं है तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के बेसिस में CPC के अंडर आएंगे। वही सेम बात दोहराई जा रही जो 28 के क्लॉज 1 में कही गई है। 28 का क्लॉज 3 का कह रहा है नो अपील वेयर सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट। ऐसी कोई अपील नहीं ली जाएगी जो कॉस्ट रिलेटेड मैटर्स से हैं, जिसमें अमाउंट तय की जा रही है, इससे रिलेटेड कोई अपील नहीं ली जाएगी कि कॉस्ट बढ़वा दीजिए, या आपने कई बार देखा होगा कि इसको कम पेनल्टी मिली या ये बढ़वा दिया जाए या कोई भी स्पेसिफिक बेसिस में, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए अपील नहीं मिलेगी। 28 का क्लॉज 4 क्या कह रहा है, अपील कैन बी फाइल्ड अंडर 90 डेज आफ्टर द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर और डिग्री। ट्रायल कोर्ट से जब मुकदमा खारिज हो चुका है या कुछ स्पेसिफिक जजमेंट मिल चुका है जिसके बेसिस में एक पार्टी को उससे दिक्कत हो रही है, तो उस अगेंस्ट में जब वो अपील फाइल करेगा तो वो 3 महीने के अंतराल 90 डेज़ के अंदर अपील हाई कोर्ट में फाइल हो जानी चाहिए। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर आया है आज, तो आज से 3 महीने के अंदर आपके पास टाइम पीरियड रहेगा कि आप अपील यहाँ पे फाइल कर सकते हैं और आगे अपने प्रोसीडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये था सेक्शन 28 का प्रोविज़न जहाँ पे हमने अपील के बारे में पढ़ा। अब 28 का क्लॉज ए एक नया प्रोविज़न था, वो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए। क्या बताया है 28A एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पे डिग्री या फिर ऑर्डर्स का एनफोर्समेंट यानी कि उसको कब लागू किया जाएगा, तो ये तभी लागू हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे हस्बैंड को इतना अमाउंट देने को वाइफ को कहा, वाइफ को कहा, यानी कि हस्बैंड क्या बता रहा है, मान लीजिए एग्जांपल कि कोर्ट हस्बैंड को यहाँ पे कह रही है कि आप 2000 रुपये महीना वाइफ को देंगे। अब यहाँ पे हस्बैंड नहीं दे रहा है तो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे एनफोर्स किया जाएगा, जैसे CPC के अंडर किया जाता है कि यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स की जाएगी कि मान लीजिए कोई आप चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट अपनी अथॉरिटी के बेसिस में उस ऑर्डर को एनफोर्स कर सकती है। वो ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि अगर हस्बैंड नहीं पे कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा, जो ऑर्डर CPC के अंडर उसका प्रोसीडिंग्स होगी। अब CPC में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या डिग्री है, क्या ऑर्डर के बेसिस में यहाँ पे कोर्ट अपने पावर का एनफोर्समेंट कर सकती है। तो ये 28A, तो ये था सेक्शन 28 का कैपिटल ए।
अब देखते हैं सेक्शन 29 को, जो बात करता है सेविंग्स के बारे में, यानी कि किसी चीज़ को बचा के रखना या कोई चीज़ स्पेसिफिक पार्ट को इसको बचा लेना जो हिंदू मैरिज एक्ट के आने से असर ना करे। मान लीजिए कोई एक्ट नया आया है तो उससे पहले जो कई चीज़ें हुई रखी थी उस पर वो असर ना डाले। क्या बता रहा है ये सेक्शन 29 का क्लॉज 1 बता रहा है, बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट ऑल हिंदू रिलीजन मैरिजेस विल बी वैलिड, नो इनवैलिड रीजन। कि हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले भी अगर शादी, जो नॉर्मल सी बात है, एक्ट तो बाद में आया है, शादी उससे पहले भी होती थी हिंदू धर्म में, तो हिंदू रिलीजन के बेसिस में अगर शादी हुई है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के आ जाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शादी पहले भी वैलिड थी, बाद में भी वैलिड मान ली जाएगी। ऐसा कोई इनवैलिड रीज़न नहीं होगा जिससे हिंदू मैरिज एक्ट को वो इफेक्ट करे, जिससे वो शादी इनवैलिड हो। 29 का क्लॉज 1 ये बात कह रहा है। 29 का क्लॉज 2 ये कह रहा है, एनी कस्टम और राइट विच डिसॉल्व्स हिंदू मैरिज एक्ट देन दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट हिंदू मैरिज एक्ट। कोई भी ऐसा कस्टम या फिर कोई भी राइट जो हिंदू मैरिज एक्ट को डिसॉल्व कर रहा है तो ये हिंदू मैरिज एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। कोई स्पेसिफिक चेंजेस हैं, मान लीजिए डिवोर्स में ही है, नई नई चीज़ें हटा दी गई, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक जो ग्राउंड्स थे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में उसको कुछ लाए गए, कुछ हटाए गए, या उससे पहले कोई नई चीज़ पहले कुछ चल रही थी, तो उससे हिंदू मैरिज एक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेक्शन 29 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है, नो इफेक्ट ऑन एनी प्रोसीडिंग और लॉ रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, डिसॉल्वमेंट और जुडिशियल सेपरेशन बिफोर द एक्ट वॉज पास प्रोवाइडिंग विल कंटिन्यू। यानी कि कोई ऐसा इफेक्ट या कोई ऐसा असर इस मुकदमे के दौरान किसी भी कानून में नहीं पड़ेगा। ऐसा कानून जो मैरिज से रिलेटेड कानून बनाया जा रहा है या मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है या जुडिशियल सेपरेशन करना जा रहा है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अगर हुई हैं तो वो उसी मुकदमे के दौरान होगी। अब मान लीजिए नया क्रिमिनल लॉ आया है, अब पुराने आईपीसी में मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, न्यू आईपीसी मान लीजिए इम्प्लीमेंट हो गया, इन्फोर्समेंट हो गया, तो पुराने जो मुकदमे पुराने ही बेसिस में या पुराने ही लॉज के अंडर ही कवर होंगे। तो वैसे ये भी कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट से पहले अगर कोई जुडिशियल सेपरेशन का कोई मुकदमा होगा, कोई डिवोर्स का मैटर है, डिसोल्यूशन का है, डिसॉल्वमेंट का है, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज है, तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉज है जिसके बेसिस में कोर्ट में अगर मुकदमा चल रहा है तो हिंदू मैरिज एक्ट अगर आ भी जाता है तो ये मुकदमे में कोई असर नहीं देगा। मुकदमा वैसे ही पुराने कानून से चलता आएगा जो पहले चलता आ रहा था हिंदू मैरिज एक्ट के आ जाने के पहले भी। ठीक है, ये सेक्शन 29 का क्लॉज 3 है। लास्ट क्लॉज 4 क्या बात कर रहा है, नो इफेक्ट ऑन प्रोविजन ऑन स्पेशल मैरिज एक्ट बिफोर और आफ्टर हिंदू मैरिज इफ एनी मैरिज वॉज टेकन प्लेस बाय स्पेशल मैरिज एक्ट। वही बात स्पेशल मैरिज एक्ट पे भी लागू होती कि कोई भी ऐसा असर नहीं पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट में। अगर आपने कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की, मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज की है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के आ जाने से पहले अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो वो पहले भी वैलिड थी, बाद में भी स्पेशल मैरिज एक्ट आ भी जाए तो वो भी वैलिड ही कहलाई जाएगी। उससे आपकी मैरिज वॉइड नहीं डिक्लेयर की जाएगी, आपकी मैरिज को वैलिड ही माना जाएगा। तो 29 क्लॉज 4 का ही लास्ट सेक्शन था। इसमें एक लास्ट सेक्शन एक और है, इसमें 29 का क्लॉज 4 लास्ट पॉइंट था। इसमें एक और सेक्शन है सेक्शन 30 जो रिपील हो चुका है, जो हट चुका है, इससे आपको कोई लेन देन नहीं। अब ये सेक्शन है भी, इसको प्रॉपर वे में डिलीट कर चुका है 1960 के अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे। तो यहाँ तक आपका सेक्शन 29 था जो लास्ट था सेविंग्स के बारे में। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कब 24 में हमने कब ये देखा कि कैसे मेंटेनेंस मुकदमे के दौरान माना जा सकता है। 25 में हमने देखा कि परमानेंट एलिमनी एक बार में पूरा हिसाब चुट्टा कर दिया जाए मेंटेनेंस का। फिर बच्चों की कस्टडी कौन लेगा, प्रॉपर्टी अगर जॉइंट है तो उसमें प्रॉपर्टी किससे हिस्से में आएगी, कोई मुकदमे के दौरान अपील कैसे फाइल की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने कवर की। तो इसी के साथ हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का पूरा प्रोविज़न ख़त्म होता है, जिसमें सारे हम लोग ने प्रोविज़न को अच्छे से कवर कर लिए हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप पूरी वीडियो चला के प्लेलिस्ट से हर एक पॉइंट को फिर से कवर कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर अपने कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जल्दी ही।